नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। नमस्कार हैरम्बा जी। स्टूडियो जो है, उसमें हम स्वागत एक ऐसी शख्सियत का करने वाले हैं जिनकी बातचीत से भी हमें लाभ हो जाता है, क्योंकि वो कई वर्षों के आयुर्वेद का अनुभव अपने साथ रखते हैं और अपने पेशेंट्स के साथ जो उनके संबंध हैं, उसके अलावा वो अपने पाठकों के साथ भी एक निरोग धाम ऐसा नाम से एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, उसके द्वारा भी वो अपनी बातें पहुंचाते हैं। और हैरम स्टूडियो पर भी उनके साथ जो हमने बातचीत की उसकी बहुत बहुत सराहना होगी। तो आप सभी का आभार इसके लिए व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूँ डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी का। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते जी। स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक बात जो है वो, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता का संदर्भ लेके कहें तो योगी बनने के लिए आवश्यक है कि आपका जो निद्रा है आहार विहार के साथ साथ वो भी उचित मात्रा में हो। पर होता यह है कि हम में से बहुत लोगों की नींद जो है वो पता नहीं कहीं खो गई है, ऐसा लगता है। एक तो देर रात तक कुछ ना कुछ सोशल मीडिया भी देखना होता है। बहरहाल शुरू करते हैं वहां से जहां आप क्या समझते हैं अनिद्रा का रोग हो जाता है ना, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती है रात भर। फिर सारा दिन उनको एक अलग तरह की कमजोरी लगती है या पूरी एकाग्रता से कार्य करने में असुविधा रहती है। तो इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है डॉक्टर? जी सर, आज वर्तमान में अनिद्रा की परेशानी ज़्यादा होने लग गई है। हालाँकि बहुत पहले तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम्म, लोग आराम से शारीरिक काम करते थे, जी। तो फिजिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो आराम से नींद भी आती थी। अभी जैसे हमारे स्वास्थ्य की जो अपन परिचर्चा करते हैं कि सम दोषे समाग्नि सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मने, तो उसमें जो मानसिक में प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, अगर ये प्रसन्न नहीं होंगे तो इसका असर सीधा दिमाग पर पड़ता है। और जैसे ही अगर अपन किसी चीज को ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो फिर ये अनिद्रा, नींद की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। जी। जी। अगर नींद की इस प्रॉब्लम के लिए अपन को है तो इसके लिए बहुत सारी चीजों पर जाना पड़ेगा। जी। अपना संयमित आहार विहार और संयमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, तीनों पर ही ध्यान देना होगा। अगर हम जैसे हर उसमें मैं बताता भी हूँ, देश काल प्रकृति, प्रकृति को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है लोगों को कि जी। बात पित्त का प्रकृति। तो शॉर्ट में है, जैसे बात प्रकृति है जो पतले दुबले, थोड़े विचार बदलते रहते हैं और थोड़ा सा रंग भी सांवला होता है, त्वचा और बाल उनके थोड़े रुक्ष होते हैं। क्योंकि प्रकृति को थोड़ा शॉर्ट में बताना इसलिए जरूरी है कि ये बात कब हमेशा हर एक उसमें आते हैं। जी। जी। तो वो लोग होते हैं बात प्रकृति के। पित्त प्रकृति के होते हैं, वो भी पतले ही होते हैं, लेकिन उनकी जो स्किन है चमकदार होती है, थोड़ा रंग गोरा होता है, हल्का पीतवर्ण टाइप का होता है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, एसिडिटी या हाथ पैरों में जलन और इसकी समस्या रहती है उन लोगों को, वो पित्त प्रकृति के होते हैं। जी। और कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो शरीर में भारी होते हैं, उनकी त्वचा वगैरह थोड़ी स्नेह युक्त होती है, थोड़ा स्थूल शरीर, थोड़ा सा हल्का सा, उनमें इतने एक्टिव भी नहीं होते हैं, वो कफ प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही शरीर में जो दोषों की बात होती है, बात पित्त कफ की, तो बात में भी ये है कि वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम है, वो जितना भी चलायमान शरीर की क्रियाएं होती हैं वो बात से होती हैं। पित्त से जितने भी एंजाइम्स वगैरह होती है ना, जिसका जो चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, वो सारी की सारी मतलब पित्त से होती है। और जो शरीर में स्थिरता देने वाली चीजें हैं वो कफ होती हैं। तो इसको शॉर्ट रूप में अपन बात पित्त कफ की मानते हैं। तो इसमें भी अगर अक्सर करके जो अनिद्रा के रोगी होते हैं वो बात प्रकृति के रोगी होते हैं। अच्छा, तो क्या है कि आपको तो इतना अच्छे से पता है, हमारे कोई दर्शक जो आपकी बात सुनते हैं ये सोचने लग गए होंगे कि मेरे वात प्रकृति अधिक है कि पित्त है कि कफ है। जैसे मैं भी सोचने लगा, तो मुझे लगता है मेरा कफ अधिक होगा, वही स्थूल जी शरीर है, ऐसा स्नेह। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कफ प्रकृति है। जी, जी, जी। तो जी इससे ये भी प्रश्न निकलता है कि जिसकी वात प्रकृति है, उसकी अनिद्रा के रोग के लिए अलग उपाय होगा, पित्त के लिए हाँ अलग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वैसे मैक्सिमम जो अनिद्रा के रोगी होंगे वो शरीर में वायु की वृद्धि से ही होगी। अच्छा। और ऐसे मतलब
व्यास जी, मैं एक बता दूं, जो डिजनरेशन है ना, आज जो डिजनरेशन शब्द का जो प्रयोग करते हैं ना, क्या तेजी से मतलब जो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं या वृद्धावस्था जो बीमारी हो रही है, उनका कारण भी एक तरह से वायु की वृद्धि होती है। तो जैसे ही अपने शरीर में वायु की वृद्धि होती है, वो चाहे किसी भी प्रकृति के हों, तो वायु की प्रकृति अपने अनियमित और असंयमित खान पान से भी हो सकती है और स्ट्रेस से भी हो सकती है। जब स्ट्रेस शरीर में बढ़ता है, तो हमारी वेगस नर्व उत्तेजित होके बहुत ज्यादा एसिड और वायु को रिफ्लेक्स करती हैं। उससे हमारी शरीर की जितनी भी जो एक श्लेष्मा है, स्निग्धता है, उसका क्षय होता है। तो वो सारी दिमाग के ऊपर भी निर्भर होते हैं। जो भी हमारे खुश रहने वाले हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन या ये जितने भी हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे उनका भी क्षय होता है। तो जो खुश रहने वाले हार्मोन्स कम होंगे, तो उससे आदमी को बेचैनी रहेगी। बेचैनी रहेगी, उस कंडीशन में आदमी को अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होगी। अब मैं ना बेचैन ये हो गया हूँ जानने के लिए कि खुश रहने वाले हार्मोन्स कैसे बढ़ाए जाएं, वो कम क्यों हो जाते हैं? खुश रहने वाले हार्मोन सर यही है कि अपन अगर हम शरीर में थोड़ा सा मतलब यही है कि संयमित और नियमित जो अपन की बात को संतुलित करेंगे, वायु को संतुलित करने के लिए अपन को एक तरह से संयमित आहार विहार और संयमित विचार, मतलब दिमाग में भी अपनी स्थिरता लानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा चीजों के बारे में मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे तो मन आज चलायमान है और वर्तमान परिस्थिति भी होती है, महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ रही हैं। बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ने से मतलब आदमी बहुत सारे चीजों को एक साथ में लेके चलता है। एक साथ में लेके उसको क्या है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से क्या है कि नर्वस सिस्टम जब ज्यादा तेजी से काम करता है, तो हमारे शरीर में एसिड रिफ्लेक्स होते हैं। एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, उससे क्या है, वायु की वृद्धि होती है। वायु की वृद्धि होने से ही ये सारी अनिद्रा प्रॉब्लम होती है। अब जैसे अपन कोई भी अपन जा रहे हैं, रास्ते में भी अपन को किसी भी तरह का भ्रम हो गया तो हमारा नर्वस सिस्टम तेजी से काम करेगा और हमारे एसिड रिफ्लेक्स होंगे और हमारी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो वो एक अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग हो सकती है। जैसे ग्रामीण परिवेश के हैं, आपने भी सुना होगा, जैसे भारत में आप भी भारत के में रहे हुए हैं, कि कोई बच्चे हैं जैसे ग्रामीण परिवेश के हैं, वो भूत प्रेत में ले लेते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने उस तरह का मरीज देखा है, कोई हाइड्रोफोबिया का मरीज देखा है, हेपेटाइटिस बी का है, तो वो बेचैनी बढ़ती है। बेचैनी बढ़ने से क्या है कि एसिड मतलब वात पित्त ये शरीर में बढ़ जाते हैं। इससे बेचैनी बढ़ने से जी, मैं ऐसे आपके इंटरप्ट करके अपने दर्शकों के साथ इस बात को पुनः दोहराना चाह रहा हूँ कि जो आयुर्वेद जिस तरह से रोग के निदान की बात करता है, जैसा हम डॉक्टर साहब से सुन रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपके समग्र व्यक्तित्व को वो ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। उसमें यह है कि आप सोचते कैसा है, क्या सोचते हैं, उसके संयम की बात भी आ रही है, जो कि हमें लगता है एलोपैथी के द्वारा कि भाई ये गोली ले ली, जैसे नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली ले ली और फिर नींद आ जाएगी, वो अपने आप जो भी उसको रासायनिक क्रिया हमारे भीतर करनी है वो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो ठीक नहीं हो। पर लोग कई बार ऐसे, मैं देखता हूँ विद्यार्थी भी ऐसा करते हैं, भाई नींद नहीं आती। और ऐसा कोई भी मुझे लगता नहीं मनुष्य ऐसा अभी हमारे आसपास होगा जो कहेगा कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है किसी न किसी बात की, सबको जी टेंशन जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। एंग्जाइटी वगैरह। और ऐसा लगता है कि हमने जो जीवन शैली बना ली है उसमें ये बहुत ही सामान्य बातें हो गई हैं जो सभी के लिए है। तो मैंने इस बात को इसलिए जोड़ना चाहा कि जब आप आयुर्वेद की सहायता से अपने भीतर अनिद्रा के रोग को दूर करने के बारे में सोचेंगे, तो कहीं न कहीं आपको अपने आप को भी ढंग से देखना पड़ेगा कि मैं बहुत अधिक असमय खा तो नहीं रहा हूँ, किस तरह का खान-पान है, ये सब बातें आपने बताई। पर जैसे-जैसे आप संयमित पे कहते हैं ना, तो मुझे लगता है हमारे कई दर्शक सोचते होंगे, अच्छा तो आयुर्वेद तो मेरे लिए नहीं है। तो आप ये बताइए कि संयम से क्या मतलब है? कई लोग संयम का ऐसा समझ लेते हैं कि एकदम मुझे कोई अनुशासित सैनिक की तरह जीवन बिताना पड़ जाएगा। जी। संयमित का ये है सर, जैसे अपन की जो खाने पीने की जो है ना आदतें, और इनमें कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करना है। नॉर्मल जैसे ये तो हम भी समझते हैं कि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, संभव हो नहीं सकती। तो इसी उसमें मतलब इसी अपने जो समय है इसके हिसाब से जो सुबह के खाने का है,
दोपहर का खाने का है, रात में सोने का है। तो ये अपनी मतलब खाने-पीने की संयमित है। इसमें अपन को थोड़ा ये ध्यान रख लें, जैसे आयुर्वेद कहता है और प्रैक्टिकली भी जैसे अपन 40 साल से पेशेंट को देख रहे हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो मतलब इंडाइजेशन से हो या अनिद्रा से हो या सारी दूसरी जितनी भी डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, उसमें हैं। अगर अपन ने सुबह नाश्ता कर लिया, तो अपन ये मान के चलें कि अपन को 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और दूसरा अपन को ये भी सोचना है कि अपन को 6 घंटे से ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना है। डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए, जो ये ब्रेड वगैरह खाने का प्रचलन बहुत अधिक रहता है, वो आयुर्वेदिक की दृष्टि से ठीक है या वो हानिकारक है? ब्रेड ब्रेड खाते हैं ना, मैदे की होती है। हाँ, नहीं एक्चुअल में ब्रेड खाने का तो वही है, वो अपन बता रहे हैं ना, बासी भोजन हो जाता है, ऐसा पैक्ड भोजन मतलब सारी की सारी नहीं खाने चाहिए। पर अगर ये है कि ये मतलब थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि समय के हिसाब से इन चीज़ों को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, तो इनके साथ में कोई भी मतलब जैसे डाइट में हरी चीज़ें हो ना, ताज़ा चीज़ें, मौसमी फल हों, हालाँकि आज के टाइम में ये भी नहीं कह सकते मौसमी फल हैं, क्योंकि हमेशा फल मतलब छेड़खानी मिलते होगी। हैं हर तरह के जी, फल। जी। लेकिन पॉसिबल जितना भी हो सके उतना मतलब जो मौसमी फल हैं उनको ज़्यादा शामिल करें चलिए इसमें। डॉक्टर साहब, ऐसा यदि अनुमति आप दें तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, जो आप कह रहे हैं उसके बाद में एक-एक प्रकृति का जो है ग्रुप, उनको अनिद्रा एड्रेस करने के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक बात हो, जैसे वात वालों को ये करना चाहिए, पित्त वालों को कफ ऐसा हो, तो उस तरफ भी हाँ, हम बढ़ेंगे। पहले आप हाँ अपनी जी। बात पूरी अच्छा करें। इसमें सर जैसे मतलब अपन को थोड़ा-सा अपन क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके लिए तो देखो चिकित्सक के पास में आते हैं तो उसी को अपन डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट देते हैं। पर जनरल में ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो जनरल में चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो विशेषकर बात प्रकृति के या कोई भी प्रकृति को उसको तिल के तेल की शरीर पे नियमित नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2 बार मालिश करनी चाहिए, तिल के तेल की। ठीक है? दूसरा विशेष करके कानों में और नाभि में, ठीक है? तेल नियमित रूप से लगाना चाहिए, सिर पे कौन-सा तेल? मालिश करनी तिल चाहिए, तिल का तेल? तिल तिल का का तेल? तेल, अच्छा। ठीक है? दूसरा अगर खाने में जितना हो सके कि अक्सर करके क्या है कि कुछ ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत डॉक्टर्स बन गए। जी, तो वो क्या है कि जो चीज़ें बता रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। मतलब कोई भी है अगर पेशेंट हो उसको इन चीज़ों का सहारा ले लें, ठीक है? लेकिन जो प्रॉपर चिकित्सक हैं ना, उसी के पास में चिकित्सा के लिए जाएँ, सही अपने बात। मन से चिकित्सा नहीं करें। ये तो बहुत सही आपने कहा। तो आप मुझे ये बताइए कि तिल के तेल की जो बात आपने कही है, वो जी, क्या असर करता है? उसका क्यों आपने सुझाव दिया कि उसकी मालिश करें, नाभि में लगाएँ और कहाँ पे लगाएँ? नाभि में लगाएँ और सिर पे लगाएँ, सिर पे लगाएँ। कान, नाक में भी सूंघें, ठीक है? और विशेष करके अगर कोई है तो ज्योतिष्मती का तेल अगर उपलब्ध हो, तो नियमित रूप से जो अनिद्रा के रोगी हैं ना, 2-2 बूँद पतासे में या किसी भी ले उसमें उसका मतलब यूज़ करें, खा सोते जाएँ समय। मतलब, उसको खा जाएँ। हाँ, उसको खाएँ। ज्योतिष मिलता है मार्केट में मिलता है ज्योतिष्मती के तेल के नाम से, ठीक है। ठीक है? उसको लें, उससे भी क्या है कि अपने जितने भी जो दिमाग के हार्मोन्स हैं, खुश रहने वाले हार्मोन्स हैं, वो बढ़ते हैं। अच्छा, और जनरल वे में अपन मतलब जैसे अगर घरेलू नुस्खे के रूप में बनाएँ, तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा और मिश्री, इनको सभी को बराबर मात्रा में मिला के नहीं और सुबह-शाम आधा-आधा चम्मच दूध के साथ में ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये हर प्रकृति का ले सकता है। तो इसको आप एक बार दोहरा दें, कोई नोट करना चाहे तो क्या-क्या मिलाने के लिए कहा आपने? हाँ, ब्राह्मी, जी। शंखपुष्पी, हाँ, हाँ। जटामांसी, जी, अश्वगंधा जी। और मिश्री, मिश्री में मिला के और जिनको डायबिटीज़ है ना, उनको मिश्री नहीं लें, वो ज़्यादा ठीक है। और वैसे भी कोई भी जैसे अगर अपन जो ब्रेन टॉनिक कहो या शरीर के नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक कहें, हुँ। तो उसमें मेल के लिए सिंगल औषधि के रूप में अश्वगंधा नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं 2 से 3 ग्राम और फीमेल शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं नियमित रूप से। अच्छा। तो तो ये भी एक मानसिक शांति या नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है।
जो मतलब अपन केवल प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं कि अगर कोई दवाई ये चीज लेते रहेंगे तो ये अनिद्रा वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ही नहीं। बहुत ही बढ़िया है। तो सभी प्रेम से सोए, मतलब आनंद से सोए, तो क्या है, स्वस्थ रहेंगे। तो उसके साथ साथ प्रसन्नता, जब आप पूरी नींद ले लेते हो तो सुबह आप प्रसन्न भाव में उठते हो, वरना ऐसा लगता है क्या हुआ, एक जी चिड़चिड़ापन जी भी आ जाता है कई बार। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल। ने बताया कि खुश रहने वाले हार्मोन, वो बात मुझे बहुत ही खुश कर रही है कि ऐसे भी हार्मोन हमारे अंदर हैं, उसकी पहचान भी है कि वो कैसे बढ़ते हैं। और आयुर्वेद में ये जो संकेत आप कर रहे हैं वो हमारे कई दर्शकों को बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने जो लिखा है आपको मैं बता दूं कि आपने कहा ब्राह्मी, फिर जो ज्योतिषमती था, क्या दूसरा क्या था? शंख पुष्पी। शंख पुष्पी है, और जटा मानसी है। तो ये सब सामान्य, जटामांसी। हाँ, ये सब सामान्य जो आयुर्वेद की दुकानें हैं आजकल, तो भारत से बाहर भी बहुत हो गई हैं, वहां पर भी मिल जाते हैं क्या ये सब? हाँ जी हाँ जी, ब्राह्मी, सब जगह मिल जाती है। जटा मानसी, अश्वगंधा और मिश्री, इनको मिला लें। जी। तो अब मैं जो पहले आपसे निवेदन कर रहा था, वो आपने थोड़ा बताया था संकेत कि वात पित्त कफ प्रकृति के लिए, सबके लिए यही लागू है या अलग अलग प्रकृति नहीं वालों? नहीं, ये जनरल सर, हम मेडिसिन तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो यहाँ बता भी नहीं रहे, और वो जी अपन पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से ही देते हैं कि उनका मतलब प्रिस्क्रिप्शन किस तरह का होगा, जी। उसको किस कारण से अनिद्रा है, और मतलब उसको क्या मेडिसिन देनी है। तो हम्म। वो एक अलग मैटर हो गया। अपन जितने भी डिस्कस कर रहे हैं कि इन चीजों से अपन कैसे मतलब हमारा प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोक सकते हैं इन बीमारियों को, और बिल्कुल। अगर बीमार भी अगर लेगा ना तो उसको भी इनसे राहत मिलेगी। दूसरा क्या है कि इसमें सर ये तो हो गई मतलब खाने पीने की, बिहार में मतलब जैसे बहुत सारी जो है ना आदमी अच्छी खुश रहने वाली पॉजिटिव जो बुक्स होती है ना, हम्म। पॉजिटिव फिल्में देखना, पॉजिटिव मतलब साहित्य पढ़ना, ठीक हम्म। है, पॉजिटिव जो अपने से जिनसे विचार मिलते हो ऐसे लोगों से मिलना, दोस्ती रखना, उनके साथ में आराम से एंजॉय करना, अपना दाम्पत्य जीवन में भी सुखी छोटी छोटी चीजों में सुख देखना, खुशी देखना, तो ये अगर अपन करेंगे। और सबसे ये है कि अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि जो अनिद्रा रोगी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि खाना खा के ही सोने की कोशिश करें, लेट अच्छा। आवर्स, जबकि आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं 2-3 घंटे बाद सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना हाँ हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। अनिद्रा रोगी को तो खाना खा के, जिससे मतलब दिमाग में उनकी एक एनर्जी ग्लूकोज पहुंचे और उनको आराम से जल्दी नींद आ जाए। अच्छा अच्छा। तो ये तो नई बात, मतलब मेरे दृष्टि में भी नई बात है, क्योंकि मैंने अक्सर ये सुना है कि कहते हैं खाने और सोने के बीच में 2-3 घंटे का गैप रखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो अनिद्रा वाले रोगी के लिए ये ठीक नहीं है। अनिद्रा वाले के लिए नहीं है, वो बाकी लोगों ठीक। के लिए है। खाना खाना कुछ ऐसा असर करता है कि नींद आने लग जाती है, तो सो ही सो ही जाओ जी फिर। जी। बढ़िया। तो अगर हम ये अनिद्रा के रोग के बारे में चर्चा करते हुए देखें कि भारत में भी अब स्थितियां ये बदल गई कि सोते समय बहुत देर तक लोग सोशल मीडिया में चले जाते हैं, फोन से छूटते नहीं हैं। वो बात पूरी दुनिया में ही है, मुझे लगता है अब विश्व जो है एक ऐसे गांव की तरह हो गया है जहाँ सोशल मीडिया ने अपना बहुत अधिक असर डाल दिया है। उससे बचना जरूरी है, ऐसा मुझे भी लगता है, कॉमन सेंस सर, कहता है। असल में देखा जाए तो इस अनिद्रा का जो बहुत सारे अगर कारणों की लिस्ट बनाए उसमें सबसे बड़ा कारण ही ये स्क्रीन है, ठीक बात। ये सोशल मीडिया ही है। जितना भी स्ट्रेस बढ़ रहा है इसी की वजह से बढ़ रहा है। हाँ। दूसरे ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए वही है, भागती दौड़ती जिंदगी है, बहुत सारे कारण हैं ही हैं। दाम्पत्य जीवन में भी देखो लोग बाग इतना खुश नहीं हो पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं, और ये जो अनिद्रा के कारण है यही करीब करीब डिप्रेशन के कारण है। जी जी। डिप्रेशन में भी आदमी जब जाता है तो वो भी खुश नहीं रहता है, तो ही जाके ना ही वो डिप्रेशन में पहुंचता है। डिप्रेशन की स्टेज हो जाती है जिसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह होती है, तो वो एक तरह से पैनिक अटैक में पहुंच जाते हैं। तो अगर इनको सारी चीजों को फॉलो करें ना तो ये मानसिक रोगों से, सभी रोगों से अपन बच सकते हैं। तो बच बचा के चलना जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। और कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम अपने आप पर नियंत्रण करने के अभ्यास कर सकते हैं। तो मुझे पुनः श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण आता है, वो कहते हैं भाई, अभ्यास और वैराग्य से मन पर नियंत्रण करना संभव है। तो ये वैराग्य की बात को मैं विशेष करके इसलिए छेड़ रहा हूँ
क्योंकि डॉक्टर साहब ने 2-3 बार कहा कि भाई जो दाम्पत्य जीवन में, अब कई लोगों का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है और ये संख्या भारत में भी बहुत बड़ी है और बहुत ही खतरनाक समाचार आ रहे हैं इन दिनों में। तो अभी अगर आप अखबार देखें तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो वैराग्य है उसके भाव को समझकर यदि आप अपने मन को ऐसे संयमित करेंगे तो उनका उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि पड़ सकता है। डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं, पर कभी-कभी विशेष परिस्थितियों के लिए और अतिरिक्त ढंग से आपको मुझे लगता है थोड़ी आध्यात्मिक रूप से भी स्पष्टता की आवश्यकता हो जाती है। डॉक्टर साहब आप सहमत हैं इससे? नहीं, इसमें सर मैं ये मानता हूँ, मैं खुद भी जो शुरू से, हालाँकि मैं भी एक धार्मिक परिवार से हूँ, मैं और हमेशा जो मैगज़ीन है ना, मेरे जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं निरोग धाम में, जी। ठीक है? और उन सभी में भी मैं एक लाइन में हमेशा है, मेरे मतलब पूरे इंडिया से और हिंदीभाषी जितने भी विदेशों में भी सब लोगों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं और अच्छा। मेरा मानना ये होता है, जो खुशी के लिए मतलब मेरे को खुशी मिलती है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को नुकसान नहीं हो रहा है और दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, तो वो कर देना चाहिए। तो हुँ। मैं लोगों को जब बिना मतलब फ़ीस के एडवाइस देता हूँ, मैं मेरे जितने भी अनुभव को शेयर करता हूँ कि किसी को फ़ायदा मिले, तो मेरे को उससे ज़्यादा बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के पास में, हर एक के पास में कुछ न कुछ होता है। तो वो ये है कि भई उसको अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा और उसी चीज़ से किसी को फ़ायदा हो रहा है, अगर ये शेयर करें तो उसको मतलब जो एक अच्छे हार्मोन्स हैं ना शरीर में, वो डेवलप होंगे दिमाग में और वो अपने आप में ही एक आराम से नींद लाने के लिए एक अच्छा प्रयास होगा। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है हम बातचीत के समापन की तरफ बढ़ते-बढ़ते मैं भी आपकी बात को दोहराना चाहता हूँ कि कृतज्ञता का भाव हो हमारे अंदर, जो कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करें और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जहाँ हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए थोड़ा भी करते हैं, तो वो हमें बहुत अधिक फलदायी इस रूप में हो जाता है कि मन में जो खुशी के हार्मोन है वो नाचने लग जाते हैं, तो फिर नींद भी अच्छे से आ जाती है। तो डॉक्टर साहब चलते-चलते आप कुछ और बात जोड़ना चाहें, तो हम फिर विराम करें? नहीं, मैं सभी उनको मतलब जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्णिम काल है, इसमें मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है, इसको आप अच्छे से जिएँ, इसको खुशहाल जिएँ। इस ये समय मेरे हिसाब से आप मतलब आज ये जो है ना समय ये हमेशा नहीं आने वाला है। तो इसको मतलब आपको क्वालिटी हेल्थ के लिए जो भी अपने चीज़ें हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, उन सभी चीज़ों को भाग-दौड़ से थोड़ा-सा कटौती करके और जिससे खुशी मिले उन सारी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बहुत ही बढ़िया है। तो हमें ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई, आपको भी हुई होगी और ये जो खुशी है उसको जब हम अपने लिए बढ़ाते हैं, औरों के लिए बढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं हम पूरी दुनिया में शांति की स्थापना की तरफ अपनी एक छोटी-सी जैसे वो गिलहरी ने योगदान दिया था, उस तरह का योगदान देते हैं जी, जी, और जी, हम भी ये बिल्कुल। बातचीत से कुछ हमारे मन में भी ऐसा ही भाव है कि सकारात्मक जो विचार हैं, वो दूर तक जाएँ जैसे सूरज की किरणें जाती हैं और कहीं भी किसी को किसी रूप में उनसे लाभ हो तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो अपने इतने वर्षों का अनुभव है, इसके साथ-साथ वो अपने पाठकों को निरोग धाम के माध्यम से भी कुछ ऐसी जानकारी समय-समय पर देते रहे हैं, जिससे कई लोगों को लाभ हुआ है। तो ये जो लाभ शब्द है ना, उसको मैं अब विराम की तरफ बढ़ते-बढ़ते ऐसे प्रयोग करना चाहूँगा कि आप अगर प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाते हैं, तो हमें लाभ होता है, उत्साह बढ़ता है। जैसे डॉक्टर साहब की पहली बातचीत थी, तो कई लोगों ने हमें लिखा कि उन्हें कितना अच्छा लगा ये उनकी अभिव्यक्ति के द्वारा। तो वो आप अपना क्रम जारी रखें और ये हैरम स्टूडियो चैनल है वो इसीलिए है कि हम धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी और स्पष्टता प्राप्त करें। तो सर आपका दर बहुत-बहुत इस इ इसमें मतलब आप जैसे जो सनातन संस्कृति में है ना स्वास्थ्य के धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, जी, जो आदमी के 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, धर्म हो ही गया, अर्थ मतलब भौतिक सुख सुविधाएँ हो गई। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम जिसमें मतलब आदमी जो होती है ना ये युवा मतलब पति पत्नी का संबंध, काम और मोक्ष, संतान उत्पत्ति और मोक्ष, मतलब ये चारों पुरुषार्थ की तभी हो सकती हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही होगा। सही बात, सही बात। तो आधार है, वो भी हम सुनते रहे भाई देवो दया देवालय प्रोक्त हो तो ईश्वर का निवास है, तो हमें देह का ध्यान रखना चाहिए और कैसे-कैसे हम ध्यान रखें उसके बारे में कुछ और टिप्स हमें डॉक्टर साहब से आज प्राप्त हुई। आपको बहुत-बहुत पुनः धन्यवाद।
और फिर आपके ठीक दर्शन होते हैं। सर, जी। आपने लिया बहुत-बहुत अच्छा लगा। तो ये अच्छा लगना जो है वो खुशी बढ़ाता है। आपकी खुशी बढ़ी होगी ऐसी जी, आशा बिल्कुल, करते हुए बिल्कुल, बिल्कुल। खुशी-खुशी विदा लेते हैं। खुशी-खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। बहरहाल धन्यवाद।